चलिए अब हम बात करते हैं देश के युवा, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और उनका भविष्य कितना सुनहरा और कितना प्रॉमिसिंग देखते हैं। क्या चैलेंजेस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। शुरुआत करूंगी मैं सोडी सर आपसे। साइबर वॉरफेयर का आपने अभी जिक्र किया था, कितनी बड़ी चुनौती सबसे पहली बात है इस प्रेजेंट सिनारियो में साइबर वॉरफेयर, क्योंकि चाहे हम एग्जांपल देखें यूक्रेन रशिया का या इजराइल ईरान का, इसका एक बहुत ही पर्टिनेंट रोल रहा है। ऐसे में किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? स्मृति जी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये साइबर वॉरफेयर का मतलब क्या और उसका एक छोटी झलक देना चाहूंगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे सुबह 6:30 बजे हमला किया, तो 20 मिनट के लिए सुबह 6:30 से 6:50 तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया, उनके इंटरनेट को जैम कर दिया गया। इजराइल को पता नहीं चला 20 मिनट तक कि 1000 से ज्यादा हमास का आतंकवादी 15 मील तक उनके देश में घुसा और कत्लेआम कर रहा है। और ये चीज हमास ने नहीं की, ये चीज हमास की मदद की पूरी तरह से चीन ने। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जब एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़ेगी, छिड़ेगी, तो चीन कितना बड़ा आतंक मचा सकता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है हमें साइबर वॉरफेयर पहली बार अंडरस्टैंड करने का। ये साइबर वॉरफेयर सिर्फ सैनिकों को अफेक्ट नहीं करेगा, ये हमारे मोबाइल को अफेक्ट करेगा, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर को करेगा, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे बिजली के ग्रिड को सारा कोलैप्स कर देगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है पहले इसके मायने समझना। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारी कई अभी पिछले साल ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने ऐलान किया कि हम कमांड में साइबर यूनिट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारी ये अवेकनिंग हो चुकी है। नेशनल लेवल पे भी हमारे डिफेंस साइबर एजेंसी है, हमारे सारी कार्रवाई चल रही है। युवाओं का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि जो भी ये चाइनीज एप्स हैं वो उन्हें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूज करने से वो अपने फोन्स को ही नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, वो देश की कई सुरक्षा वाली चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सरकार टाइम टू टाइम कई चाइनीज ऐप्स को बैन करती रही है, लेकिन अब ये चीन वाले बहुत स्मार्ट हैं, ये कुछ ही दिनों में दूसरा ऐप बना लेते हैं। तो क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी काफी पढ़ी लिखी है, काफी उनको जानकारी है, पता चल जाता है ये ऐप कहाँ का बना हुआ है। जो भी चीनी ऐप हो या चीनी चीज का बस सामान बना गया हो, चीन की कोई भी चीज या ऐप उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीन का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं या चीन की बनी हुई चीज भारत में खरीद रहे हैं, उसका पैसा जो चीन कमा रहा है उसका एक हिस्सा अपनी सेना को वो ताकतवर करने में लगा रहा है, और वही सेना कल हमारी सेना के साथ लड़ेगी। सोडी सर, आपने एक बहुत अच्छी बात को जो अंडरलाइन किया है कि किस तरह से जो यंगस्टर्स हैं आज के, चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ जितना भी लेटेस्ट इक्विपमेंट मार्केट में आ रहा है, उससे न केवल खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन देश की ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ताकि सर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ यंगस्टर्स अगर पेसअप नहीं करते हैं तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कंपटीशन है कि हम अपग्रेडेड रहें, अपडेटेड रहें जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन ऐसे में एक देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, जब इतना तेज़ी इतना पेस में चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चाइनीज ऐप्स को हम यूज़ ना करें, बट दैट अवेयरनेस डेवलप करना हर इंडिविजुअल में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस हमारी जो साइबर सिक्योरिटी जो पूरा कंट्री का जो देखता है वो इतनी मजबूत हो कि उस तरह के ऐप्स या वो ऐप्स विच आर हार्मफुल उनको वहीं ब्लॉक कर दे, बिकॉज दैट इज पॉसिबल, इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू ब्लॉक थिंग्स। सो it is responsibility of the government or the cyber team of the government to block it. Awareness program is okay, because awareness से क्या होता है कि कुछ को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा। किसी की समझ में आ गया तो they will take it lightly, अरे कुछ नहीं होता, चल ठीक है टिकटॉक ही यूज़ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। दूसरे जो गेमिंग एप्स हैं तो वो एक तरह से एडिक्टिव हो जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि दीज आर हार्मफुल, स्टिल यंगस्टर्स आर यूजिंग, एंड उनका जो ब्रेन है, उनकी जो सोच है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि वो उसको गुड और बैड को कर सकें, अनटिल हम उसको बिल्कुल ब्लॉक ही ना कर दें। उसके अलावा
लाइक अभी जैसे हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उसके अलावा जो हमारे सिविल में या जो नॉर्मल हमारे यंगस्टर्स हैं जो समटाइम्स दे आर यू कैन एथिकल हैकर्स जो हैं, we should employ them, we should utilize their innovations to you can say support our cyber security, because it's not necessary if somebody is employed by the government or he has come through selection procedure, he is only good in that, because जो cyber field है, this is very innovative and very challenging. और बहुत डायनेमिक है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। Nobody can say कि yes I am the expert. जी। एक यंगस्टर, एक बच्चा जो अभी 15 साल का है, he can be much ahead than who is qualified in that. So we should keep looking for such type of individuals, and we should employ them, use their brain to, in fact, you can say, if need to be, to hack the enemy system or to protect our own system. So there is a need of this कि हमें गवर्नमेंट के सिस्टम से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑन, बट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है. कुछ इनोवेटिव ऐसे वेज निकालने होंगे ताकि हम उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन बना सकें. और जैसे कि मैंने एक और चीज़ बोली थी कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स बहुत नाइव होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अपग्रेडेड रहें, अपडेटेड रहें, हम इस टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट चल रही है या जो शिफ्ट है, इस पैराडाइम शिफ्ट से हम कहीं पीछे ना छूट जाएं. तो वो एक फोर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करती है. तो ऐसे में जैसे कि सोडी सर ने और त्यागी सर ने हम लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरीके का एक रोड मैप हो सकता है जिससे हम इस चीज़ में थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं. सोडी सर, इस वक्त भारत में 200 से ज़्यादा डिफेंस टेक स्टार्टअप्स हैं और डिफेंस सेक्टर में जैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को एक इम्पेटस भी दिया जा रहा है. ये डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने में और एम्पावर करने में कितना अहम रोल निभा रहे हैं? स्मृति जी, 2014 से पहले दुनिया की जितनी विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनियां थी, उनके सीईओ आधा टाइम भारत बैठे रहते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट थी उनके लिए. लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का उन्होंने विजन भारत को दिया और उसके तहत स्टार्टअप्स को एनकरेज किया गया कि वो भारत में चीजें बनाएं और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनको भी मौके मिले भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए हथियार बनाने के लिए. तो ये जो पूरा इकोसिस्टम 2014 से क्रिएट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के डिफेंस सेक्टर से, वो इतना सफल हुआ है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने पिछले वित्त साल में हमने 21,000 करोड़ से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए, अपने लिए तो बनाए, उसके अलावा 21,000 करोड़ के हमने हथियार एक्सपोर्ट किए. अब इस सारे इकोसिस्टम में जो ये स्टार्टअप्स होते हैं, ये स्टार्टअप्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और जब उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले जैसे उन्हें 10 सालों में मिला है, तो उनकी जो आउटपुट होता है उस आउटपुट में बहुत फर्क पड़ता है. ऐसा नहीं है कि 1947 से हमारे देश में पढ़े लिखों की कमी थी या ऐसे लोगों की कमी थी जो कि भारत के लिए हथियार नहीं बना सकते थे, लेकिन हमारा इकोसिस्टम ऐसा नहीं था जो कि इन स्टार्टअप्स को, हमारे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, चाहे टाटा हो चाहे कल्याणी फोर्ज हो, इनको एक सपोर्ट मिले ताकि वो एक बड़े पैमाने पे हमारे शस्त्र बल के लिए हथियार बना पाए. तो जब ये पिछले 10 साल में पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ पॉजिटिव के लिए, इनको प्रोत्साहन मिला, एमएसएमईज को ग्रांट्स मिले, लोन्स मिला, तो जो हमारी एक मैं कहूंगा काबिलियत थी जो कि कई दशकों तक दबी हुई थी, वो सामने आ गई और आज हम 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करते हैं. ये आपस में मैं कहूंगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह है क्योंकि 10 साल में जहां हम हथियार पूरे इंपोर्ट करते थे, आज हम 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये जो स्टार्टअप्स का रोल होता है ये बहुत अहम होता है क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो हथियार बनाती हैं वो बड़े बड़े हथियारों पे फोकस करती हैं, लेकिन हथियारों का जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो छोटे पार्ट्स होते हैं और इनको जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छी तरह बनाती हैं और सफल भी हुई हैं. तो ये 200 जो स्टार्टअप्स हमारे सफल हुई हैं, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है. त्यागी सर, एक और खास बात कि ये भी कहा जा रहा है कि जो 2030 का दशक होगा वो स्टार्टअप्स का होगा, तो डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा बूस्ट मानते हैं? देखिए, अभी जैसे कल सोडी बोल रहे थे कि 2014 के बाद हमने सेल्फ डिपेंडेंसी और मेक इन इंडिया का
वो चैलेंज लिया और हमने शुरू भी किया। नहीं, इससे पहले भी था, बट इट वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। लाइक जो हमारे यहाँ विजन टैंक अपने यहाँ ही बनते थे, इंसास राइफल भी अपने यही इंडिया की ही बनी हुई थी, बट इट वाज कंट्रोल्ड विद इन द गवर्नमेंट और यू कैन से पब्लिक सेक्टर जो यूनिट थी, जो डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, दे ओनली यूज्ड टू सप्लाई। और यू कैन इमेजिन कि जब एक कंट्रोल सिस्टम में काम करेंगे तो उसमें इनोवेशन बड़े लिमिटेड होंगे, उसमें नए नए आइडियाज नहीं आते। बट जब से ये स्टार्टअप और यू कैन से प्राइवेट सेक्टर में आया है तो उसमें डेफिनेटली नए नए इनोवेशन होंगे। प्लस उससे जो हमारे जो युवा हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो लाइक बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री कंप्लीट इक्विपमेंट अपने आप नहीं बना सकती, उसके लिए छोटे छोटे स्पेयर पार्ट चाहिए, कुछ चाहिए। तो उसके लिए वो स्मॉल स्टार्टअप जो होंगे, जो यंगस्टर्स के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं, एमएसएमई के थ्रू बनाए जा रहे हैं, तो उनसे जो सपोर्ट मिलता है, उनसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, दैट इज यू कैन से दैट इज वे हेड। और हम उसको प्रमोट करना चाहिए और प्रमोट हो रहा है वो। और आने वाले समय में जो हमारे युवाओं को लिए ये एक यू कैन से ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत एक इंसाइटफुल डिस्कशन आज रहा और सिक्योरिटी की बात रही, युवाओं का किस तरह से, यूथ का, यंगस्टर्स का किस तरह से सिक्योरिटी के साथ, नेशनल सिक्योरिटी के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, साइबर वॉरफेयर को लेकर के कितनी बड़ी ये चुनौती है, किस तरह से इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, स्टार्टअप्स का कितना बड़ा हम रोल देखते हैं डिफेंस सेक्टर में। इन सारे विषयों को आज हमने कवर किया। थैंक यू सो मच त्यागी जी एंड थैंक यू सो मच सोडी जी फॉर ज्वाइनिंग अस और हमें इतना डिटेल में इनसाइट्स देने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ये था आज का पूरा विषय सिक्योरिटी को लेकर, जहां महिलाओं की बात करी हमने, अर्बन इंडिया की, रूरल इंडिया की, यूथ की बात करी और हमें ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको डिकोड करने में हमारी मदद करी त्यागी जी ने, सोडी जी ने, समझने में कि किस तरह से डायरेक्टली जो नेशनल सिक्योरिटी का जो पूरा इशू है वो युवाओं को, महिलाओं को, रूरल पॉपुलेशन को, अर्बन पॉपुलेशन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। और एक और ख़ास बात कि इस वक्त सुरक्षा को लेकर के इंडिया कितनी प्रिपेयर्ड है, इस पर भी बात करी। हमारा जो प्रयास है इस डिस्कशन का वो यही है कि जो मेरा पावर वोट की ये नॉलेज सीरीज़ है, इसके थ्रू एम्पावर करना उन मतदाताओं को, उन वोटर्स को जो कि डिसीजन लेते वक्त क्लैरिटी रखें अपने माइंड में जब वो अपना वोट कास्ट करें। खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके दिमाग में क्या कुछ होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल जब आप वोट कास्ट करते हैं आपके दिमाग में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे उनको सोच करके आप अपना वोट कास्ट करें। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।